हेलो एवरीवन। तो हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है, बोअर इफेक्ट क्या होता है, कैसे उसका कर्व आता है, सिग्मोइडल या हाइपरबोलिक, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि ग्लोबिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो पूरा पोर्शन था और मायोग्लोबिन का जो पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अदर डायऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के बारे में, जिनमें हमारा हीमोसाइनिन आएगा और हीमोएरिथ्रिन आएगा या हीमएरिथ्रिन आएगा, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं हीमोसाइनिन से। हीमोसाइनिन से, ठीक है। हीमोसाइनिन के बारे में देखिए, ये क्या है, इट इज नॉन हीम। हीम नहीं है इसमें। हीम का मतलब क्या होता है, आयरन प्लस फोस्फोराइन को हीम बोलते थे, हीम नहीं है इसमें। नॉन आयरन, नॉन साइनाइड, कॉपर कंटेनिंग डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। डाई ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन। नाम हीमोसाइनिन क्यों है इसका? साइनिन नाम इसलिए है बिकॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म, राइट। यहाँ लिख देते हैं हम। तो जब साइनाइड नहीं है उसके बाद भी नाम क्यों है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। नेम, द नेम हीमोसाइनिन is due to blue color of oxyhemocyanin, right? oxyhemocyanin, ठीक है। अब ये जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब इतने एडवांस में नहीं होता, तो मेनली दो फैमिलीज में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इट includes mainly two phyla, राइट। उनमें से देखो, एक मोलस्कस फैमिली है, मोलस्कस एग्जाम्पल जैसे इसमें लिख सकते हो स्नेल्स, और भी एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरी है ऑर्थोपोड्स। तो इन दो फैमिलीज में बेसिकली ये ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन का काम करता है। एग्जाम्पल इसमें है लॉबस्टर्स, स्कॉर्पियन। तो इन फैमिलीज में ये काम करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होती है जनरली क्या होती है, पॉलीमेरिक नेचर। मैंने बताया था कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर वो पॉलीमेरिक होगा तो ढेर सारी यूनिट एक साथ होंगी, तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे या नंबर ऑफ जो यूनिट्स होंगी वो अगर एक साथ कंसाइज रहेंगी तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम रहेगा। तो जो फ्लो करेगा ना, तो वेसल्स थ्रू फ्लो होने में वेसल्स पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तो जो कि एक अच्छी बात है, नहीं तो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी क्या होता है, पॉलीमेरिक। तो देखो मोलस्कस में क्या है, अगर मोलस्कस में देखें, इन मोलस्कस each subunits has molecular weight of about 50 किलो डाल्टन, राइट। और each molecule of hemocyanin contains about 10 to 20 सब यूनिट्स। मतलब अगर एक सिंगल आप सिस्टम को लेते हो तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला होगा, उसमें लगभग 10 से 20 सब यूनिट होंगी, राइट। along with two copper center at each सब यूनिट। जो भी सब यूनिट्स होंगी, हर एक सब यूनिट्स में कितने कॉपर सेंटर होंगे, दो। तो एक्टिव सेंटर कॉपर कितने हो गए, दो हो गए। अगर अब बात करें इन ऑर्थोपोड्स में, ऑर्थोपोड्स मॉलिकुलर वेट ऑफ ईच सब यूनिट थोड़ा ज़्यादा होता है इससे। ईच सब यूनिट्स इज अबाउट 70 किलो डाल्टन,
राइट, एंड ईच हीमोसाइनिन, और यहाँ पे लिख सकते हैं हीमोसाइनिन may contain राइट 4 यूनिट, राइट ऐसे लिख सकते हैं 4 यूनिट 6 यूनिट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 6 यूनिट 12 यूनिट 24 यूनिट्स 48 यूनिट्स, ऐसे सब यूनिट्स लिख सकते हैं, सब यूनिट्स। और सिमिलर यहाँ पे ये है along with 2 copper in each सब यूनिट, हर सब यूनिट में कितने कॉपर होंगे, 2 कॉपर एटम, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर वेट डिफरेंट है, यूनिट्स का नंबर डिफरेंट है, बट मैम ने ये सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको ये पता चले कि पॉलीमेरिक नेचर होता है, मोनोमेरिक कोई नहीं है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से समझते हैं, देखो जैसे हमने पढ़ा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमेरिक होने की वजह से क्या शो करता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन सम हीमोसाइनिन में कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ लिख सकते हैं वैसे नहीं होता है, लेकिन इन सम हीमोसाइनिन cooperative effect is very high, cooperative effect is very high, having Hill constant of nearly 9। इसका मतलब सिंपल है, पॉलीमेरिक यूनिट है तो ऑल केसेस में नहीं होता है, इन सम केसेस जो है हाईली कोऑपरेटिंग होता है, तो वो पॉसिबल है, कोई ऐसा चंपे वाली बात नहीं है, राइट। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पॉलीमेरिक अगर होगा तो जैसे हीमोग्लोबिन में हो रहा था, तो इन सम केसेस ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका हर एक सब यूनिट होती है उसके अंदर इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक। तो अगर एक सिंगल सब यूनिट की बात करें तो यहाँ लिखते हैं हम ईच सब यूनिट कंटेन, या ऐसे लिख सकते हैं एक्टिव सेंटर, ठीक है, एक्टिव सेंटर कंटेन 2 कॉपर एटम, 2 कॉपर एटम in +1 oxidation state and 3 histidine, या ऐसे लिख सकते हैं 3 imidazole units of histidine around each copper। मतलब सिंपल है कि हर एक जो एक्टिव सेंटर है हर एक सब यूनिट में, वहाँ पर 2 कॉपर हैं जिनमें दोनों कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और हर एक कॉपर के अराउंड 3 इमिडाजोल हैं जो कि हिस्टिडीन का पार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेरिक नंबर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक जो है कॉपर के अराउंड, वो बेसिकली क्या है, वो है 3। तो देखते हैं आगे यहाँ पे इधर ऑक्सीफॉर्म और डीऑक्सीफॉर्म बना के, तो देखो ऐसे सिंपल, यहाँ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 1, ठीक, यहाँ इमिडाजोल बनाते हैं हम लोग, ये इमिडाजोल है हिस्टिडीन का पार्ट, ये एक हो गया, ये दूसरा, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पर सेम ऐसे, यहाँ पर वन, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर NH, यहाँ पर ऐसे N, ठीक है। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सबके अराउंड क्या है, वो 1 है, और यहाँ जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में नियर अबाउट होती है कॉपर 1
कॉपर 1 के बीच जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट होती है 460 पिकोमीटर। इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस, इतना लंबा कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, कि 460 पिकोमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे डाइऑक्सीजन अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ O2 ऐड करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो Cu यहाँ पर डाइऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पर NH, यहाँ पर दूसरा इमिडाजोल, राइट, यहाँ पर तीसरा इमिडाजोल, सेम यहाँ पर ऐसे NH, यहाँ पर अगला NH, यहाँ पर ऐसे N, इस तरह से। तो ये जो हमारा पहला वाला है ये, तो हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं, दूसरे वाले के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर डिस्टेंस होती है उसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपर 1 और कॉपर 1 के बीच डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 360 पिकोमीटर। इसे याद नहीं करना है, बस इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्लोज क्यों आए होंगे, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं है। क्लोज इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। दोनों कॉपर क्या हो गए हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से देखो क्या है, ऑक्सीडाइज जो हमारा डीऑक्सी फॉर्म है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज डीऑक्सी फॉर्म, और ये हमारा है ऑक्सी फॉर्म, राइट। तो देखो जो हमारा डीऑक्सी फॉर्म है उसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हर एक कॉपर के अराउंड क्या है, 3 इमिडाजोल यूनिट है जो कि हिस्टिडीन का पार्ट है, राइट। और जो हमारा ऑक्सी फॉर्म है उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, कॉपर के बीच डिस्टेंस भी कम हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5। और एक चीज़ ध्यान से देखने लायक है कि जो डाई ऑक्सीजन है उसमें सिंगल बॉन्ड है। आपको पता है कि डाई ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड कब होता है, जब वो पेरोक्साइड के फॉर्म में होता है, राइट। तो हम लोग अब कंपेयर कर लेते हैं कि डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देख लो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, O2 किस फॉर्म में है, O2-, राइट। तो ये लिगैंड का नंबर जरूर ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बाकी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डीऑक्सी फॉर्म, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सी फॉर्म, ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म और ऑक्सी फॉर्म। तो देखो पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, दोनों कॉपर क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। यहाँ क्या है, कॉपर दोनों कॉपर किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, राइट। कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो देखो इधर डीऑक्सी फॉर्म में कितनी है, 1 2 3। ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, 1 2 3। इसकी भी कितनी है, 1 2 3, राइट। और ऑक्सी फॉर्म में देख लो 1 2 3 4 5। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 3 और 3 दोनों की, यहाँ क्या है 5 और 5, राइट। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, कॉपर अगर +1 में होगा तो क्या है, D10, ये भी क्या है, D10। तो ये D10 हो गया, ये भी D10 हो गया, तो क्या हो गया, ये डाया मैग्नेटिक। यहाँ पे देखो ये क्या है, D9, ये क्या है, D9। तो देखो ये आपको D9 ऐसे लगेगा, आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ऐसा नहीं है। देखो इसमें जो 9 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर, ऐसे ये, और इसके 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं,
तो ध्यान से एक चीज़ देखना है आपको। देखो ये सारे पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, अगर आप एस निकालोगे टोटल तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। देखो ये जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। क्यों हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग, राइट। हमेशा एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे ब्रिजिंग है। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के बारे में, तो अगर दो मेटल किसी ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हैं तो वहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, राइट। एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर एक्सचेंज पाथवे, उसके थ्रू जो होता है स्पिन का इन्वर्जन हो जाता है, एक्चुअली सिस्टम स्टेबलाइज होता है उससे, राइट। तो यहाँ पर वही एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हुई है, उस वजह से यहाँ भी जो ओवरऑल एस है, मतलब टोटल स्पिन नंबर है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, जीरो है, या टोटल स्पिन क्या है, जीरो है। तो ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारा, ये भी हमारा है डायामैग्नेटिक। मतलब चाहे ऑक्सी फॉर्म की बात करो चाहे डीऑक्सी फॉर्म की बात करो, दोनों के दोनों क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब इसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म में दिखा सकते हैं, राइट। अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, राइट, तो क्या आएगा, ऐसे। सेम यही काम अगर हम करें किसके लिए, ऑक्सी फॉर्म के लिए, उसमें भी यही आएगा। बट एक चीज़ लेकिन ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये केल्विन मैंने यहाँ लिखा है, राइट। देखो डायामैग्नेटिक के लिए जो ग्राफ आएगा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर सिस्टम डायामैग्नेटिक है तो बदलती नहीं है। बट ध्यान रखना ये किस पे, ये कब है, ये लो टेम्परेचर, ये तो हमेशा रहेगा, इसमें ध्यान रखना ज़रा, एट लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर, राइट। ये चीज़ें हाई टेम्परेचर पे नहीं करना, एट हाई टेम्परेचर ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ देखो ध्यान से सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, राइट। मतलब सिंपल ये है कि जो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, वो ये जो मैंने यहाँ टेम्परेचर रेंज रखी ना, ध्यान रखना ये लो टेम्परेचर रेंज है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो ये बिहेवियर आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। मतलब ये है, ध्यान सुनो, मतलब ये है कि जो देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डीऑक्सी फॉर्म में। ऑक्सी फॉर्म में जो डायमेटिक बिहेवियर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, राइट। तो अगर आप लो टेम्परेचर की बात करोगे या रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब डायमेटिक होगा वो। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो पैरामेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कब दिखाया है, ये डायमेटिक बिहेवियर आपको कब दिखने को मिलेगा, इस तरह का चेंज, ये आपको मिलेगा लो टेम्परेचर। मैंने लिखा है इधर डायमैग्नेटिक बिहेवियर आपको कब, मतलब इस तरह का चेंज, इस तरह का बिहेवियर आपको कब देखने को मिलेगा, लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे। इसके बियॉन्ड जैसे जाएंगे ना, इसके बियॉन्ड जैसे जाएंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ना शुरू होगा पहले, राइट। जैसे ही आप हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे इसका मैग्नेटिक बढ़ना शुरू होगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, राइट। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक susceptibility is temperature dependent, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये ग्राफ कब बनाया है, तब की कंडीशन के लिए बनाया है जब आप लो टेम्परेचर रखोगे या फिर जब आप रूम टेम्परेचर, उस समय आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो सिस्टम में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो फाइनली जाके पैरामेट्रिक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे पूछा जाए ना तो ये ध्यान रखना कि ये जो बिहेवियर है ना ऑक्सी हीमोसाइनिन का, वो लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के है। मे बी रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत हाई भी पॉसिबल है, लेकिन आप और आगे जाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो फिर धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म, उसका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे पहले बढ़ेगा, जैसे कि एंटी फेरोमेटिक सब्सटेंस में होता है, उसके बाद वो फाइनली क्या हो जाएगा, पैरामेटिक। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसको ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पे पैरामेटिक हो जाएगा, राइट। लेकिन लो टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं दिखाई देता, मतलब स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जब आप लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, जैसे मान लो लो टेम्परेचर आपके पास है, ठीक है, वहाँ से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अप टू रूम टेम्परेचर तक आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। हाई टेम्परेचर पर जाओगे, बियॉन्ड टेम्परेचर पर जाओगे तो आपको ऐसा ग्राफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो फिर पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो पैरामेट्रिक। तो ध्यान रखना, जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए है, उसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा, वो पैरामेट्रिक बिहेवियर हो जाएगा, ठीक।
अब देखो, आपको पता है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का अगर हमें आइडिया है तो हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये भी बता सकते, अगर हमें मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, या फिर हम ये सिंपल बोल सकते हैं अगर हमें स्पिन का आइडिया है कि एस हमारा जीरो है, राइट, कहने का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं कितने, उसको हम एक और टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो हमने भी देखा कि जो हमारा डिऑक्सी फॉर्म था उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वो क्या होगा, ESR इनएक्टिव। जो हमारा ऑक्सी फॉर्म था उसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो भी क्या है हमारा डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, ESR इनएक्टिव, राइट। अब बात करते हैं कलर की। कलर देखो, देखो ध्यान से, जो हमारा डिऑक्सी फॉर्म है उसमें क्या है, कॉपर वन, ये D10 है, ये भी D10 है, तो DD ट्रांजिशन तो होना नहीं है इसमें, राइट, और DD ट्रांजिशन तो नहीं होगा, राइट, तो इसका मतलब DD ट्रांजिशन होगा नहीं क्योंकि D10 है। LMCT नहीं हो सकता। LMCT क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझो, क्योंकि LMCT के लिए जो मेटल होना चाहिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो, तो यहाँ पर LMCT भी नहीं होगा, तो कुल मिला के ये क्या होगा, कलरलेस, राइट। अब बात करते हैं ऑक्सी फॉर्म की। ऑक्सी फॉर्म में क्या है, Cu2 है, राइट। यहाँ DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, राइट, DD ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि D9 है, हो सकता है, लेकिन आपको पता है DD ट्रांजिशन क्या होता है, DD ट्रांजिशन क्या होता है, लेपोर्टे फॉरबिडन। इसका मतलब इसमें जो पीक्स आएंगे, ध्यान सुनो मेरी बात, DD ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आएंगी वो कलर को डिसाइड नहीं करेंगी, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है उनकी, लो, नहीं, क्योंकि लेपोर्टे फॉरबिडन है। इसका मतलब जो मोलर एब्जॉर्बेंस होगा किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए DD ट्रांजिशन में, वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब वो बहुत इंटेंस कलर नहीं देने वाला, मतलब उसकी वजह से जो कुछ भी आएगा वो कभी भी डोमिनेटिंग कलर नहीं होगा या कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल कलर नहीं होगा। फिर हमें पता है कि Cu2 है और लिगेंड हमारा क्या है, O2 -। अब आपको पता है कि इसके पास ऑर्बिटल भी, इसके पास स्पेस भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ से यहाँ जा सकता है। ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली हेल्ड, इसलिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो क्या पॉसिबल है यहाँ पर, LMCT। और आपको पता है LMCT लेपोर्टे अलाउड होता है, स्पिन अलाउड होता है, इसलिए इंटेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा। और जो ये रेंज होती है ना LMCT की, ये लगभग फॉल करती है 570 नैनोमीटर, इस पे एब्जॉर्प्शन बैंड आता है। और यही ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इंटेंस ब्लू कलर, इंटेंस ब्लू कलर, राइट। तो ध्यान से सुनो, जो हमारा ऑक्सी फॉर्म उसमें DD ट्रांजिशन भी होता है, लेकिन DD ट्रांजिशन जो है वो कलर उसकी वजह से नहीं आता, क्योंकि DD ट्रांजिशन क्या होते हैं, लेस इंटेंस ट्रांजिशन होते हैं, बिकॉज दे आर लेपोर्टे फॉरबिडन। फिर LMCT होता है। LMCT क्यों हुआ, क्योंकि O2 है, इसके पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज देगा, मतलब चार्ज का ट्रांसफर कर सकता है, जिसकी वजह से क्या आएगा, इंटेंस ब्लू कलर आएगा, ठीक है। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी दिखा सकते हैं। देखो पहले वाले के लिए तो ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन, ऑक्सी हीमोसाइनिन, राइट, ऐसे यहाँ पर दिखा सकते हैं हम लोग। मोलर एब्जॉर्बेंस, राइट, और यहाँ वेवलेंथ लेम्डा। तो देखो ऐसे दिखा सकते हैं हम यहाँ से, ये ऐसे, ये लगभग जो मेन इंटेंस बैंड हमारा ये वाला है, ये आता है लगभग 570 नैनोमीटर पे। और ये क्यों है, यही है ड्यू टू LMCT, और यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। ये किसके लिए है, ये है, ये जो ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो आप, किसके लिए, ये ऑक्सी फॉर्म के लिए है। ये जो हमारा डिऑक्सी फॉर्म है
उसके लिए बहुत ही पुअर सा आता है, ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप, बहुत पुअर सा, राइट। ये किसके लिए है? डीऑक्सी फॉर्म। देखो डी ट्रांजिशन है नहीं तो कोई स्पेसिफिक पीक तो आनी नहीं है, राइट। तो मेनली हमारे पास जो यहाँ पे देखो, आप इससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ध्यान से सुनो। अगर आपको ग्राफ बना के दे एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा वाला, जैसे ग्रीन को मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, मान लो यहाँ पे लाके मैंने मिला दिया, बहुत पुअर है, ठीक है, राइट। यहाँ हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है इधर। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि आपसे पूछा जाए कैसे ग्राफ बना के बताइए कौन सा ऑक्सी फॉर्म के लिए है, कौन सा डीऑक्सी, तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा इंटेंस बैंड कहाँ दिख रहा है? मोलर एब्जॉर्बेंसी है ना, ज़्यादा इंटेंस बैंड कहाँ दिख रहा है आपको? जहाँ पे ज़्यादा इंटेंस बैंड दिखेगा, इसका सिंपल सा मतलब है वहीं पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, राइट। जहाँ पर आपको पुअर इंटेंसिटी दिखेगी या फिर आपको ट्रांजिशन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं तो कोई आपको बैंड दिखाई नहीं देगा, जिसका मतलब वो वाला कौन सा फॉर्म है? डीऑक्सी फॉर्म है। तो ग्राफ बना के भी आपको दे सकता है, वहाँ से पूछ सकता है बताइए ए और बी में से कौन सा वाला ऑक्सी के लिए, कौन सा डीऑक्सी के लिए है, राइट। तो जहाँ पर आपको ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन पीक्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपको ये सब ऐसे ग्राफ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपको इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो ऑक्सी फॉर्म वाला होगा। क्योंकि ऑक्सी वाला क्या होता है? कलर्ड होता है, उसमें डी ट्रांजिशन भी है, उसमें एलएमसीटी भी है। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता क्योंकि वो लो इंटेंसिटी बैंड होते हैं। कलर बेसिकली किसकी वजह से ओरिजिनेट होता है? जो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता है। जहाँ पर आपको बैंड ही ना दिखाई दे, कुछ क्लियर ही ना समझ में आए, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो हमारा कौन सा फॉर्म है? वो हमारा क्या है? डीऑक्सी फॉर्म है। तो इस तरह आप स्पेक्ट्रम से भी पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपका डीऑक्सी फॉर्म है, कौन सा वाला आपका ऑक्सी फॉर्म है। और देखते हैं, अब देखते हैं डाई ऑक्सीजन का, कि डाई ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, राइट। देखो इन ऑक्सी हीमोसाइनिन डाई ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज O2 माइनस, दैट इज पेरोक्साइड के फॉर्म में है। अच्छा कैसे पता? ये यहाँ देखो हमने भी लिखा था ऐसे है ना, पेरोक्साइड, राइट। कौन सा मोड है? इसको बोलते हैं μ2 η2 मोड ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब सवाल ये कैसे हमें पता चला कि ये जो है पेरोक्साइड के फॉर्म में है, राइट। देखो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला, सजेस्ट दैट न्यू O2 जो आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 750 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वैल्यू किसके करस्पॉन्ड करती है? करस्पॉन्डिंग टू पेरोक्साइड आयन। अगर आप मैच कराओगे ना तो पेरोक्साइड के लिए ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है। तो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पता चला कि O2 किस फॉर्म में है? O2 माइनस फॉर्म में है, राइट। O2 माइनस में हो गया, दोनों कॉपर +2 में हो गए, ठीक है। तो ये पूरी बात किसके लिए है? हीमोसाइनिन के लिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन होता है, राइट, मोनोमर यूनिट, उसी तरह जो हीमेरिथ्रिन होता है उसमें मायो हीमेरिथ्रिन होता है जो कि स्टोर का काम करता है। लेकिन हीमोसाइनिन में मायो हीमोसाइनिन जैसी चीज़ नहीं होती है, राइट। ये ध्यान रखना कि जैसे कि मोनोमेरिक यूनिट फाइंड आउट होती है हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट में, मोनोमेरिक यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू हीमेरिथ्रिन, उस तरह से ऐसे मायो हीमोसाइनिन जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आती। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो मोनोमेरिक यूनिट for hemocyanin like myoglobin for hemoglobin and myohemerythrin for hemerythrin, ठीक है। तो मतलब जैसे मायोग्लोबिन है, मायोहीमेरिथ्रिन है, उस तरह का कोई भी इसमें नहीं होता, ठीक। तो हमने कलर के बारे में पढ़ लिया, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ लिया, हमने देखो मैग्नेटिक बिहेवियर वाले में चीज़ ध्यान रखना, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा, जो डायमेट्रिक बिहेवियर मिलता है वो 0 से लेके कहाँ तक, ध्यान सुनो, लो टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, इसकी मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, पहले बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर फाइनली जाके क्या हो जाता है वो पैरामीटर। ध्यान रखना
राइट, कि ये जो बिहेवियर है ना वो रूम टेम्परेचर के लिए है। जहाँ जहाँ भी एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग होती है, जहाँ जहाँ भी एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग होती है, वहाँ हर जगह जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखना, ऑक्सी फॉर्म में जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, भूलना नहीं से, ठीक है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़, ऐसा नहीं कि आप जैसे डायमेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं है जहाँ पर एंटी फेरोमेट्रिक कपलिंग है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे ना तो फिर वो पैरामेट्रिक बिहेवियर शो करने लगेगा, राइट। चलो, ये बात हुई हीमोसाइनिन की, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ध्यान रखना, जैसे कि हम हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हर एक हीम यूनिट एक डाइऑक्सीजन को कैरी करती है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब हर एक हीम यूनिट का मतलब एक आपका आयरन, राइट, उसके चारों तरफ पोरफायरिन, मतलब एक आयरन एक डाइऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कॉपर एक डाइऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनलाइक हीमोग्लोबिन, टू कॉपर कैरी वन डाइऑक्सीजन, राइट। जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक आयरन एक डाइऑक्सीजन को कैरी करता है, यहाँ पर दो कॉपर एक डाइऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलीमेरिक होता ही है, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक। चलो, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हीमेरिथ्रिन के बारे में। अगला हमारे पास जो है वो है हीमेरिथ्रिन। हीम एरिथ्रिन, नाम हीम जरूर है लेकिन ये हीम नहीं है, राइट। हीम का मतलब आयरन प्लस पोरफायरिन होता है इसमें, लेकिन नाम हीम भले है लेकिन ये हीम एरिथ्रिन नहीं है। तो सिंपल क्या है, इट इज़ अ नॉन हीम, ध्यान रखना, इट इज़ अ नॉन हीम आयरन कंटेनिंग डाईऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग डाईऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन, राइट। देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हीमोसाइनिन है बेसिकली दो फाइलम उसके लिए है, राइट, मोलस्कस है और दूसरा हमने पढ़ा था ऑर्थ्रोपोड्स। इनमें ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन ना थोड़ा और लिमिटेड है, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ, हीमेरिथ्रिन फंक्शन एज डाइऑक्सीजन कैरियर इन फॉलोइंग फैमिलीज, राइट। कुछ का ध्यान रखना आप नाम, राइट, कभी कभी पूछ सकता है, जैसे ब्रैकियोपोड्स, राइट, ब्रैकियोपोड्स में साइपन कुनिलिड्स, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हो, नॉन सेगमेंटेड वॉर्म्स। कुछ सेगमेंटेड भी हैं, सम सेगमेंटेड लाइक एनिलिड्स। एनिलिड्स का एग्जांपल आप जानते हो, केचुआ, राइट, एनिलिड्स, ठीक है। तो ये सब फैमिलीज में है, लेकिन उतना डिस्ट्रीब्यूशन इसका नहीं है जितना डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन है हीमोसाइनिन का, राइट। तो कुछ फैमिलीज में होते हैं, मेनली ब्रैकियोपोड्स, नॉन सेगमेंटेड वॉर्म्स, सम सेगमेंटेड वॉर्म्स जैसे एनिलिड्स फैमिली से, राइट, इन सब में कॉमनली ये मिलता है। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था हीमोसाइनिन में कि हीमोसाइनिन पॉलीमेरिक ही होता है, लेकिन हीमेरिथ्रिन के साथ ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मोनोमर भी है, मोनोमेरिक का मतलब जिसको क्या बोलोगे आप, मायो हीम एरिथ्रिन या मायो एरिथ्रिन। मोनोमेरिक भी है, ट्राइमेरिक भी है और ऑक्टामेरिक भी है, एंड ऑक्टामेरिक हीमेरिथ्रिन आर नोन, राइट, ठीक है। और सबसे खास बात, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि मोलस्कस जो होता है, मोलस्कस में जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मतलब सब यूनिट्स का, हर एक सब यूनिट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग कितना था, 50 किलो डाल्टन। आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा था उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता था, 70 किलो डाल्टन। यहाँ पे क्या है, मोनोमेरिक हो, ट्राइमेरिक हो या ऑक्टामेरिक हो, इन सब में जो
एक सब यूनिट होती है, हर एक सब यूनिट होती है, उनमें मॉलिकुलर वेट अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 13.5 किलो डाल्टन, मतलब लगभग सिमिलर है। वहाँ सेंटर कितने थे, 2 कॉपर थे, यहाँ भी सेंटर कितने हैं, 2, मतलब एक्टिव सेंटर पे यहाँ 2 आयरन है, वहाँ पर एक्टिव सेंटर पे क्या थे, 2 कॉपर थे। लेकिन यहाँ जो मोनोमेरिक है, ट्राइमेरिक है या ऑक्टामेरिक है, उसमें जो सब यूनिट्स है ना, नियर अबाउट उनका मॉलिकुलर वेट क्या है, सेम, और सब यूनिट्स भी क्या है, सेम है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं एक चीज़, ईच सब यूनिट हैव molecular weight of about 13.5 kilodalton and 2 iron center, 2 iron plus 2 oxidation state में center। मतलब जो सब, इसका मतलब है सब यूनिट्स आर सिमिलर, सब यूनिट्स आर सिमिलर, राइट। तो मेनली देखो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो मेनली हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, जो हम ज़्यादातर किताबों में पढ़ते हैं, वो ऑक्टामेरिक वाले के बारे में बोलता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपसे पूछ लेगा कि हीम एरिथ्रिन जो है वो कितने डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल को करेगा। तो देखो ध्यान रखो, जो हीम एरिथ्रिन है ना वो ऑक्टामेरिक फॉर्म, क्योंकि ज़्यादातर जो आप पढ़ते हो बुक्स में उसमें ऑक्टामेरिक फॉर्म के बारे में है। तो जो ऑक्टामेरिक फॉर्म है उसमें 8 सब यूनिट हैं, हर एक सब यूनिट एक डाइऑक्सीजन को कैरी करती है। तो टोटल अगर एक हीमेरिथ्रिन के बारे में पूछेगा तो इसका मतलब कितनी यूनिट हुई, 8। तो ध्यान रखना इसे, ठीक है। मतलब ये मत समझ लेना कि एक ही कैरी करेगा। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि हीम एरिथ्रिन जो है, हीम एरिथ्रिन में 8 सब यूनिट हैं, एक सब यूनिट के बारे में पूछे कि सिंगल सब यूनिट कितना डाइऑक्सीजन कैरी करती है, तो 1। अगर पूछे हीम एरिथ्रिन कितना कैरी करती है, तो 8 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इसके बारे में बुक्स में मेंशन है, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं उनमें इसके बारे में मेंशन है, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसकी एक्टिव साइट देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ हीम एरिथ्रिन, एक्टिव साइट ऑफ हीम एरिथ्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो आयरन, यहाँ आयरन, यहाँ OH, ठीक है। यहाँ पर हिस्टिडीन, मैं सिंपल हिस्टिडीन लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, बार बार वो इमिडाजोल में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वही इमिडाजोल है हिस्टिडीन का पार्ट, राइट। तो सिंपल मैं हिस्टिडीन यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिस्टिडीन, यहाँ हिस्टिडीन एन हिस, ठीक है। यहाँ एक ग्लू होता है, राइट, ग्लू मतलब ग्लूटामिक एसिड, और एक एस्पार्टिक एसिड की यूनिट होती है ASP जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट, शॉर्ट फॉर्म में ASP, एस्पार्टिक एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ एन हिस का मतलब सिंपल है, देखो रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ऐसे है ये, ठीक है। एक्चुअली पूरा लिखेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा वो, बस इसीलिए ये है, ये यहाँ से जुड़ा है, ये मतलब है इसका, ठीक है, एन हिस का मतलब। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे है वो +2 इसकी है, +2 इसकी है। ये कौन सा फॉर्म है, ये है डिऑक्सी फॉर्म, हीम एरिथ्रिन का डिऑक्सी फॉर्म। चलते हैं ऑक्सी फॉर्म में, यहाँ O2 ऐड करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, आयरन एनहिस, यहाँ पर भी हिस्टिडीन, यहाँ पर भी हिस्टिडीन, दूसरा आयरन, यहाँ भी हिस्टिडीन। देखो लिगैंड का नाम ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में सब पूछा जाता है ये, एन हिस्टिडीन, ठीक। उसके बाद यहाँ O, यहाँ O, यहाँ वही एस्प या ग्लू यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये ग्लू वाला पोर्शन है, ग्लूटामिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड, राइट। अब एक चीज़ और देखो, जो डाइऑक्सीजन जुड़ा है ना, समझो यहाँ से देखो, ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है सेंटर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड।
इस वाले सेंटर को देखो 1 2 3 4 5, ये वाला क्या है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, राइट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अब बताओ O2 जुड़ेगा कहाँ, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन साइड वैकेंट है या जहाँ पर कोऑर्डिनेशन साइड वैकेंट नहीं है, सिंपल सी बात है, कहाँ जुड़ेगा, इधर। इसलिए यहाँ जुड़ता है, ध्यान से देखो, ये यहाँ ऐसे, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है इसके साथ, राइट। तो ऐसे जुड़ता है, इसका मतलब सिंपल ये ध्यान रखना कि जब डाइऑक्सीजन बाइंडिंग होती है तो एक आयरन सेंटर से जुड़ता है, दोनों से नहीं जुड़ता, उस वाले से जुड़ता है जो कि कोऑर्डिनेटिवली क्या है, अनसैचुरेटेड है, मतलब जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5, ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है 3। तो सिर्फ चेंज देखो क्या हुआ, दो चेंजेज हुए हैं। पहला चेंज ये हुआ है कि पहले ये 6 कोऑर्डिनेट था, ये 5, अभी हम लोग आगे लिखेंगे कंपैरिजन में, ये 6 था, ये 5 था, अभी दोनों 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगला देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +2 थी, वहाँ दोनों की क्या हो गई है +3। अगला देखो, ये हुआ है कि जो हमारा डाइऑक्सीजन है ना वो सिर्फ एक से जुड़ा है, और साथ में किस क्या है इसके साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सा फॉर्म है हमारा, ये हमारा है ऑक्सी फॉर्म, राइट। तो ये हमारा डीऑक्सी फॉर्म है हीमेरथिन का, ये हमारा ऑक्सी फॉर्म है हीमेरथिन का। ऑक्सीडेशन स्टेट बदला है, कोऑर्डिनेशन नंबर बदला है, डाइऑक्सीजन उस वाले आयरन से जुड़ा है जो कि कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड नहीं था, राइट, मतलब जो कि क्या था, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड था। ठीक है, और अच्छी बात है, अनसैचुरेटेड होगा तो जल्दी से जुड़ने में क्या है, आसानी रहेगी, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं, अब कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। इधर हम लोग लिखते हैं डीऑक्सी फॉर्म, इधर हम लिखते हैं ऑक्सी फॉर्म। तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के दोनों आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो ऑक्सी फॉर्म है उसमें दोनों के दोनों आयरन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहाँ पे आते हैं पीछे, देखो ये वाला कार्बन, एक आयरन जो हमारा है वो 6 कोऑर्डिनेटेड, 1 2 3 4 5 6, दूसरा देखो 1 2 3 4 5, मतलब डीऑक्सी फॉर्म में एक की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, एक की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सी फॉर्म में देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑक्सी फॉर्म में दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ हम आगे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एक आयरन की जो है वो 5 है, और दूसरे आयरन की जो है वो 6 है। यहाँ पर क्या है, दोनों आयरन की, मतलब पहले आयरन की भी दूसरे आयरन की भी, थर्ड की 6, दूसरे वाले की भी 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे आपको पता है ना कि जो लिगैंड यहाँ पे लगे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो है नहीं, राइट। और दूसरा आयरन 2 भी क्या है, वीक सिस्टम होता है, सिंपल सी बात है। आयरन 2+ जो है, आपको आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर लिगैंड लगाओगे वैसे वैसे डेल्टा वैल्यू बढ़ेगा, राइट। जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे डेल्टा बढ़ता है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर लिगैंड लगाते हो डेल्टा बढ़ता है। ये दोनों काम करने पर डेल्टा बढ़ेगा। डेल्टा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम क्या होने लगता है, वो होने लगता है हाई, वो होने लगता है लो स्पिन। लेकिन अगर आपका वीक लिगैंड है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, मेटल 3D सीरीज का है, तो सिंपल सी बात है वो लो स्पिन नहीं होगा, वो क्या होगा, हाई स्पिन। इन दोनों के केस में यही है, ऑक्सीजन डोनर है, वीक लिगैंड है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं होता, दूसरा आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, ये लोग कौन सी स्टेट में रहेंगे, ये लोग रहेंगे हाई स्पिन में। तो देखो क्या होता है इधर, ये हाई स्पिन हमारा D6 है, आयरन 2 D6 हाई स्पिन पहला, आयरन 2 अगला D6 हाई स्पिन, राइट। तो मैं इधर लिखता हूँ, देखो 1 2, राइट। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये अपवर्ड हुआ डाउन, इसको बोलते हैं क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक कपलिंग, तो एस क्या आ गया हमारा 0। अच्छा क्यों हुआ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, देखो मैंने तभी बोला था जब दो मेटल के बीच में ब्रिज वाला कोई एटम हो तो वहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो OH है ब्रिज का काम कर रहा है ना, ये इसी की वजह से, इसकी वजह से क्या हो रही है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हुई है इसकी वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल एस क्या हो गया हमारा 0, इसका मतलब क्या हो गया हमारा डाया मैग्नेटिक। तो जो हमारा डीऑक्सी फॉर्म है वो क्या है, डाया मैग्नेटिक, राइट। इसमें देखो सेम, इसमें भी कोई चेंज थोड़ी हुआ है, इधर देखो आगे इसके साथ भी सेम हुई है, वही ऑक्सीजन लिगेंड, बाद में भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। आयरन 3+ भी बहुत अच्छा, आयरन 3+ लो स्पिन बनाता है लेकिन तब जब बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हों। यहाँ के केस में भी सेम यही है, ये भी और ये भी क्या रहेंगे, हाई स्पिन, राइट। तो D5 हो गया इधर, D5 हो गया इधर, यहाँ भी क्या हो गया है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, राइट। एस क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक, राइट। दोनों के दोनों क्या हो गए, डायमेटिक। फिर ध्यान रखना जैसे मैंने पीछे बोला था, ये जो डाया मैग्नेटिक बिहेवियर है ये लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे ये लोग, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जो इनकी मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है ना, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। चाहे वो डिऑक्सी फॉर्म हो चाहे वो ऑक्सी फॉर्म हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगा, मतलब वो पैरामेटिक होने लगेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, एट हायर टेम्परेचर ये लोग पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। सिमिलर इसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो लेकिन हम लोग मेजर कब करते हैं, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे डायमेटिक ही होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये वो उस तरह का डायमेटिक है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा ही नहीं या कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जब आप चेंज करोगे ना तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा और फाइनली हाई टेम्परेचर पे ये लोग क्या हो जाते हैं, पैरामेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वो हो सकता है कि लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक तो नॉर्मल कुछ चेंज ना हो, आपको कोई चेंज ना दिखाई दे, मतलब स्ट्रेट लाइन जाए, राइट, कोई फर्क ना दिखाई दे। लेकिन जैसे आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड जाओगे बढ़ना शुरू होगा, जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, फिर वो फाइनली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा, जैसे किस में होता है, पैरामैग्नेटिक में। तो ध्यान रखना, चाहे हीमोसाइनिन की बात करो चाहे आप हीमोएरिथ्रिन की बात करो, इन दोनों केस में जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इवन हम लोग आगे पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन में, वहाँ भी यही होता है, वहाँ भी जहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से हो जाता है कि डायमेटिक हो गया, वहाँ भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वो लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर आप आगे बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी उनकी चेंज होती जाएगी, ठीक है, जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ चेंज नहीं होगा, ठीक। और एक चीज़ देखते हैं आगे, कलर के बारे में देखते हैं, ठीक है, कलर। अच्छा एक चीज़ और देखो, अब क्योंकि दोनों के दोनों हमारे डायमैग्नेटिक है नॉर्मल कंडीशन में, तो इसका मतलब ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देखेंगे तो ESR इनएक्टिव, ऑक्सीफॉर्म भी, सॉरी डीऑक्सीफॉर्म भी, और जो ऑक्सीफॉर्म है वो भी क्या होगा, ESR इनएक्टिव, ठीक है। कलर जो पहला वाला होता है क्या होता है, ये कलरलेस। अच्छा क्यों होता होगा, देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा लिगेंड तो उसके पास लगा नहीं, ध्यान समझो, इधर सुनो, देखो इधर, ये OH ग्रुप है, राइट। अब OH ग्रुप पे इतना नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, ध्यान सुनो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसी भी सिस्टम पे होता है, इसका मतलब सिंपल है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उस सिस्टम में उसके इलेक्ट्रॉन उतने लूजली हेल्ड होंगे, राइट। जितने लूजली हेल्ड होंगे उनकी एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। तो उसको किसी भी सिस्टम को, जैसे मान लो हमारे पास ये आयरन 2+ की एनर्जी यहाँ पर है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन जिस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पे मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा, चलो यहाँ मान लेते हैं, जैसे मैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाऊंगा उसकी एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी तो गैप क्या हो जाएगा आपका, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल, मतलब यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। नहीं, अगर मान लो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र अगर होगा भी
वैसे तो होता नहीं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मान लो अगर होता भी है तो कौन से रीजन में फॉल करेगा, यूवी रीजन में, तो कलर तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर इस पर मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाना शुरू करूँ, राइट, इस पर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना शुरू करूँगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये गैप जो है कहाँ फॉल कर सकता है, विजिबल रीजन में। और दूसरा, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो इंटेंसिटी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर चार्ज ट्रांसफर हटा दो, सिर्फ डी डी ट्रांजिशन करा दो, अगर डी डी ट्रांजिशन कराओगे तो आपको पता है डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन वीक ट्रांजिशन होता है। तो पॉसिबल है कि कलर दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो इनमें जो ट्रांजिशन होगा ना वो बेसिकली डी डी ट्रांजिशन होगा। किसमें, इसमें, क्योंकि यहाँ चार्ज ट्रांसफर जैसी कोई बात नहीं है। चार्ज ट्रांसफर यहाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये HO2 माइनस है ये, राइट, ये पेरोक्साइड वाला सिस्टम है। पेरोक्साइड वाले सिस्टम में यहाँ से चार्ज ट्रांसफर इसमें हो सकता है या इसमें जा सकता है, बेसिकली इसमें मान सकते हो आप, इस वाले आयरन में। तो यहाँ से इस HO2 माइनस सिस्टम से, जिसके पास देखो यहाँ से HO2 माइनस से कहाँ जा सकता है, आयरन 3+। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो LMCT जब होगा तो इंटेंस बैंड आएगा। तो यहाँ पर जो है LMCT की वजह से कलर दिखाई देता है। यहाँ DD ट्रांजिशन होता जरूर है, लेकिन DD ट्रांजिशन वीक ट्रांजिशन होता है और वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। आपको नियरली क्या दिखाई देता है, ये कलरलेस। फिर से ध्यान से सुनो, DD ट्रांजिशन वीक ट्रांजिशन है बिकॉज दे आर लेपोटिव फॉरबिडन, राइट। अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन अगर हो भी जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन सिमेट्री, तो बहुत माइनर कलर आएगा और वो माइनर कलर इसमें दिखता नहीं है। उसके केस में जो है DD भी हो, देखो DD यहाँ भी हो सकता है, हालांकि DD उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका कलर मेनली आएगा वो किस वजह से आता है, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। तो जो आपको इंटेंस बैंड इसमें दिखेगा वो किस वजह से दिखेगा, चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ लिख देते हम लोग, ये आपको क्या दिखाई देता है, कलरलेस। ये आपको क्या दिखाई देगा, कलर, कौन सा कलर, बरगंडी कलर, राइट। क्यों है ये, ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कहाँ से, HO2 माइनस से आयरन 3+। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इसे, राइट, ठीक। थोड़ा बहुत गैप, थोड़ा बहुत बैंड आ सकता है, लेकिन वो बैंड हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। देखो कैसे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ मोलर एब्जॉर्बेंस, और यहाँ, ठीक है, ऐसे ये। और जो हमारा डीऑक्सी, जो हमारा ऑक्सी फॉर्म है, उसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखो यहाँ लो एनर्जी बैंड का कोई मतलब नहीं, ये यहाँ बैंड आता है एक अच्छा सा, राइट। ये नियर अबाउट आता है 501 नैनोमीटर पे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इधर की बात करोगे ना तो इधर मान लो 400 हो गया, इधर मान लो 300 हो गया, राइट, इधर मान लो 200 हो गया, ये सब। तो आपको पता है ये सब लो एनर्जी बैंड है। कि कौन से रीजन की तरफ आ रहे हो, ये हम किधर आ रहे हैं, ये हमारे यूवी रीजन की तरफ। तो इधर जो आपको ये इंटेंसिटी दिखाई भी देगी ना, इसको कोई मतलब थोड़ी है। जो आपको हाई इंटेंस बैंड दिखाई भी देगा, मान लो इधर आपको हाई इंटेंस बैंड ये दिख रहा है, ये वाला, लेकिन ये 200 नैनोमीटर या 200 से 300 के बीच में अगर आ रहा है तो यूवी रीजन में है, कलर थोड़ी आएगा उसकी वजह से, कलर नहीं आएगा ना। और आयरन 3+ के साथ एक फ़ायदा हो रहा है, ध्यान से सुनो, एक मैं आपको समझाता हूँ पहले एक चीज़। देखो अगर मान लो ऑक्सीजन है, समझने की कोशिश करो, और ये आयरन 2+ है, राइट। अगर मैं आयरन 3+ की बात करूँगा तो आयरन, इसको यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, ये मान लो ऑक्सीजन है। मान लेता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, मान लो हो गया। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दूँ तो आपको पता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे उससे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब सिंपल है, ऑर्बिटल क्लोज आ जाएंगी, तो इसका मतलब एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, कम। तो अगर मैं आयरन 3+ को देखो तो उसकी एनर्जी यहाँ पे कहीं होगी, मान लेते हैं हम यही ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये गैप क्या होगा, अगर यहाँ पर LMCT होगा तो ये गैप क्या होगा, ज़्यादा। ये ज़्यादा गैप कहाँ फॉल करता है, यूवी रीजन में। ये गैप कहाँ फॉल करता है, विजिबल रीजन में। तो आप ये भी लगा सकते हो कि जो कलर, जो ऑक्सी फॉर्म में आपको कलर दिखाई दे रहा है वो इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर है वो कौन से रीजन में आ रहा है, विजिबल। क्योंकि आयरन 3+ को जब आप डाउन करोगे, आयरन पे +3, आयरन पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ऑक्सीजन जो आपका लिगैंड है, जो आपका डोनर लिगैंड है, उसके और उसकी एनर्जी ऑर्बिटल में डिफरेंस कम हो जाएगा। और वो डिफरेंस ऐसे कम हो जाएगा, मतलब इतना हो जाता है कि वो कहाँ फॉल करता है, विजिबल रीजन में।
तो विजुअल रीजन में फॉल करेगा तभी तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन अगर +2 की बात करोगे तो उसकी एनर्जी क्या है, हाई है, वो कहाँ फॉल करता है, यूवी रीजन में, राइट। दूसरा, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दोगे तो थोड़ा ये भी ऊपर चला जाएगा, तो और अच्छा हो जाएगा। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत इधर उधर भाग भी रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये भी विजुअल रीजन में आ जाएगा, राइट। तो ये वाली कंडीशन है ऑक्सीफॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, उसकी वजह से कलर कहाँ आ रहा है, वो जो कलर है वो कहाँ आ रहा है, विजुअल रीजन में। देख लो यहाँ पे, मैं आपको दिखा था, ये पहला वाला मैंने ड्रॉ किया है, ये किसके लिए, ये है डीऑक्सीफॉर्म, क्योंकि इसमें जो इंटेंसिटी आपको दिख भी रही है, जैसे ये इंटेंसिटी मैंने दिखाई है, यहाँ पे दिखाई, ये सब कहाँ है, ये हाई एनर्जी रीजन में है। क्यों है, इससे आप समझ सकते हो। मान लो देखो, इंटेंस बैंड आने का मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन हाई एनर्जी में इंटेंस बैंड आने का मतलब उसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कलर तो दिखेगा नहीं हमें। तो ये हमारा जो सॉलिड लाइन है किसके लिए है, डीऑक्सीफॉर्म के लिए। जो हमने यहाँ पर दूसरा वाइट वाली बनाई है, ये किसके लिए है, ऑक्सीफॉर्म के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लो एनर्जी विजिबल रीजन में भी एक इंटेंस बैंड आ रहा है ये। और ये क्यों है, ये बैंड है ड्यू टू LMCT, और इसी की वजह से कलर आता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो देखो पहचानते कैसे हैं, याद रखो, जैसे मान लो आपका ऑक्सीफॉर्म कलरलेस है, सॉरी डीऑक्सीफॉर्म कलरलेस है, ऑक्सीफॉर्म कलर्ड है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो फॉर्म कलर्ड होगा उसके केस में हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड दिखेगा। जो फॉर्म आपका कलरलेस होगा उसके केस में मोर वेवलेंथ पे या हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड नहीं दिखेगा। अगर लो पे दिखता भी है हाई इंटेंस बैंड तो उसकी वजह से कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है हाई एनर्जी रीजन में है, राइट। तो कैसे पहचानोगे, डीऑक्सीफॉर्म को पहचानने का तरीका ये है कि या तो लो एनर्जी बैंड्स होंगे, अगर डीऑक्सीफॉर्म कलरलेस है, अगर डीऑक्सीफॉर्म कलरलेस है तो आपको हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड नहीं दिखाई देगा। लो एनर्जी पे दिखाई देता है या लो वेवलेंथ पे दिखाई देता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि लो वेवलेंथ पे जो इंटेंस बैंड आएगा भी वो फॉल करेगा यूवी रीजन में, तो कलर उससे नहीं आएगा। जो हमारा ऑक्सीफॉर्म है वो अगर वो कलर्ड है तो उसके केस में ये देखना कि हमेशा जो हाई वेवलेंथ है उस पर आपको इंटेंस बैंड दिखाई देगा। मतलब कलर वाले में हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड दिखाई देगा, कलरलेस वाले में लो बैंड पे या लो वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड दिखाई देगा, या तो नहीं दिखाई देगा। लो पे दिखाई दे तब भी कलर नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ फॉल करेगा, विजुअल रीजन में, और ना दिखाई दे तो कलर की बात ही नहीं है। इस तरह पहचान सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए, देख लो यहाँ से हाई वेवलेंथ पे दिख रहा है ना आपको इंटेंस बैंड, इसका मतलब कलर आ रहा होगा। कलर किस में आता है हमारा, ऑक्सीफॉर्म में। इसका मतलब ये वाली किसके लिए ग्राफ है, ऑक्सीफॉर्म के लिए। ये जो यहाँ पर बैंड आ रहा है हाई वेवलेंथ पे तो कोई इंटेंस बैंड दिख ही नहीं रहा है, मतलब विजुअल रीजन में कोई बैंड दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कलर नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीफॉर्म। तो ये डीऑक्सीफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीफॉर्म। तो इस तरह आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा वाला ऑक्सीफॉर्म के लिए है, कौन सा वाला डीऑक्सीफॉर्म के लिए। जो फॉर्म कलर्ड होगा, फिर से सुन लो, जो फॉर्म कलर्ड होगा उसमें हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड दिखेगा। जो फॉर्म कलरलेस होगा उसमें हाई वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड नहीं दिखेगा। लो वेवलेंथ पे इंटेंस बैंड दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। अगर दिखता है तो यूवी रीजन में फॉल करेगा, नहीं दिखता है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, राइट। इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा कौन सा वाला ऑक्सीफॉर्म के लिए है, कौन सा वाला डीऑक्सीफॉर्म के लिए, राइट। आपको कलर का पहले आइडिया लेकिन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज़ और, हमने ये देखा कि अब देखते हैं कि यहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, हमने कलर देख लिया, मैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया, ये सारे स्पेक्ट्रम देख लिया, राइट। अब देखते हैं डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीम एरिथ्रिन, राइट। देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था कि ये ऐसे है यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर, ध्यान रखना, नहीं इंटर मत लिखना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये भी स्टेबलाइज करता है सिस्टम को, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, ठीक। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो,
ऐसे जुड़ा हुआ है ये। तो जो रेजोनेंस रमन स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है, सजेस्ट ये आता है हमारा लगभग किस पे, 850 सेंटीमीटर इनवर्स पे, राइट। सजेस्टिंग व्हाट, क्या सजेस्ट करता है ये, O2 एग्जिस्ट एज HO2 माइनस। तो ध्यान रखना कि डाई ऑक्सीजन में किस फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, O2 माइनस, राइट। हीमोसाइनिन में किस फॉर्म में होता है, O2 2 माइनस, और हीम एरिथ्रिन में किस फॉर्म में होता है, HO2 माइनस। अगर HO2 नहीं लिखा है, HO2 माइनस नहीं लिखा है तो O2 माइनस, O2 2 माइनस उसमें भी लिखना, लेकिन अगर HO2 माइनस भी ऑप्शन में है, O2 2 माइनस भी ऑप्शन में है, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन इसका ये, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये इस तरह है, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन निकला यहाँ से, हाइड्रोजन 6 आता है, तो इस तरह बेटर रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखो, डाई ऑक्सीजन जो है ना वो अनसिमेट्रिकल बाइंडिंग शो कर रहा है। अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि दोनों आयरन से नहीं जुड़ा है, वो एक ही आयरन से जुड़ा है। तो ध्यान रखना, जैसे हीमोसाइनिन में क्या था, डाई ऑक्सीजन दोनों कॉपर से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक ही आयरन से जुड़ा है। कौन से वाले से, जो 5 कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपसे पूछे कि हीमोसाइनिन में डाई ऑक्सीजन सिमेट्रिकल बाइंडिंग करता है, यस। हीम एरिथ्रिन में भी सिमेट्रिकल बाइंडिंग करता है, नो। वहाँ पर एक आयरन से जुड़ता है, दूसरे वाले से डाई ऑक्सीजन नहीं जुड़ता। और कौन से वाले से जुड़ता है, उस वाले से जुड़ता है जो हमारा 5 कोऑर्डिनेट है, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे, in heme erythrin dioxygen binds unsymmetrically, dioxygen binds unsymmetrically, right। यहाँ लिख देता हूँ, dioxygen binds to iron center which is 5 coordinated, which is 5 coordinated। ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन में क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन में क्या था, मेट हीमोग्लोबिन। उसी तरह इसमें भी क्या होता है, मेट हीम एरिथ्रिन। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लाइक met hemoglobin in hemoglobin there is met heme erythrin, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सेम जैसे वहाँ पर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वैसे यहाँ भी आयरन क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये होता है इस तरह से, याद रखना। मेट हीम एरिथ्रिन में ऑक्सो ब्रिज होता है, राइट। मेट हीम एरिथ्रिन में आयरन क्या होता है, +3 फॉर्म में, ठीक है। और कौन सा ब्रिज होता है, ऑक्सो, ना कि हाइड्रोक्सो, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्या करता है, ये डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाई ऑक्सीजन, ठीक है। ये डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आगे देखते हैं। हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है क्या शो करता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। हमने देखा था हीमोग्लोबिन क्या शो करता है, बोहर इफेक्ट। हीमोसाइनिन के बारे में हमने बोला था कि जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट्स या सम टाइम्स जो है, या कुछ यूनिट्स या सम हीमोसाइनिन में पॉसिबल है कि कोऑपरेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट। लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन के लिए फिक्स नहीं, वो करेगा ही, ऐसा हीमोसाइनिन के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, सम हीमोसाइनिन शो कोऑपरेटिव इफेक्ट। लेकिन अगर आप बात करो हीम एरिथ्रिन की, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये ना तो ये लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करते हैं, ना तो ये लोग बोहर इफेक्ट शो करते हैं। तो ध्यान रखना, हीम एरिथ्रिन doesn't show, ऐसे हीम एरिथ्रिन्स do not show cooperative effect as well as Bohr effect, सिंपल सी बात है, क्यों नहीं शो करता होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट हीमोग्लोबिन में है, सॉल्ट ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, राइट, जैसे प्रोटीन का कन्फर्मेशन है, वो प्रोटीन कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, राइट।
और अच्छा एक सवाल और होना चाहिए, आखिर ये क्यों नहीं है, क्यों कोऑपरेटिव नहीं है? सिंपल सी बात है, देखो ध्यान सुनो, ह्यूमन में नेचर ने कोऑपरेटिव को क्यों इंक्लूड किया, या जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट क्यों ज़्यादा है, या बाकी जो लोअर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ब्लड है, लोअर ऑर्गेनिज्म में जो डायक्सिन कैरियर प्रोटीन है वहाँ पर क्यों नहीं? सिंपल सा रीज़न है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है ना वो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, वो काम ज़्यादा करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ऑक्सीजन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉर्मल सिस्टम से भी उनका काम चल जाएगा, कोई स्पेसिफिक कन्फर्मेशन प्रोटीन का नहीं जनरेट करना पड़ेगा जो कि क्या शो करे, कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करे या बोहर इफेक्ट शो करे। हम लोगों में क्या है, हम लोग जब वर्क करते हैं हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर वेल की बात करो या फिर और भी सिस्टम जिसमें हीमोग्लोबिन है, वो हायर ऑर्गेनिज्म है, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप उनको नॉर्मल सप्लाई ऑक्सीजन की दोगे तो उनको सफिशिएंट सप्लाई हो ही नहीं पाएगी। इसलिए वहाँ पर ऐसा सिस्टम सेलेक्ट किया गया है जो कि क्या शो करे, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ऐसा सिस्टम है जहाँ पर क्या हो, बोहर इफेक्ट। तो प्रोटीन को ऐसे कन्फिगर किया गया है, प्रोटीन के अरेंजमेंट को ऐसे मैनेज किया गया है कि वो लोग बोहर इफेक्ट, कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करें। लोअर ऑर्गेनिज्म में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत नहीं है। अगर सप्लाई की जरूरत नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, नॉर्मल एक सिस्टम दे दिया, आराम से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ क्यों नहीं हुआ होगा, उसका सिंपल सा रीज़न है कि इनको उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हम लोग हैं, अभी हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ने लगे अभी तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अगर सोचो हमारे अंदर ही मेथ्रिन होता जिसमें बोहर इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाती? नहीं, चढ़ नहीं पाते हम लोग। कभी जो माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ जाते हैं या हम लोग ज़्यादा वर्क काम कर लेते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ लिए, 15 किलोमीटर दौड़ लिए, आपको क्या लगता है कि जो इसमें ब्रैकियोपोड्स है, केचुआ है, ये 15 किलोमीटर दौड़ेगा क्या? कितनी दूर भागेगा ये? अगर भागेगा नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इनको। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, इसका मतलब इनके लिए क्यों ऐसा एडवांस सिस्टम चाहिए? जैसे हमारे अंदर एडवांस सिस्टम है, इनको ऐसे एडवांस सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, जो एडवांसमेंट होता है, जो एवोल्यूशन होता है, वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो हमारे अंदर इतनी एफिशिएंट हीमोग्लोबिन क्यों है? उसका रीज़न ये है कि हम ज़्यादा काम करते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। इन लोगों में क्यों नहीं है, या हीमोसाइनिन जैसे सिस्टम में क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटे छोटे सिस्टम है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इतनी एक्टिव है नहीं, इनको इतना वर्क इन्हें करना नहीं होता, इनको इतनी एनर्जी चाहिए नहीं होती, इसलिए इनको हीमोग्लोबिन जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक अडॉप्टेशन का पार्ट है ये। जिसको ज़्यादा वर्क करना है उसको ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, जिसको नहीं वर्क करना है या जिसको कम एनर्जी कंज्यूम करनी है उसको कम एफिशिएंट सिस्टम चाहिए, ठीक है। बाकी आयरन सेंटर क्यों लिया गया, कॉपर सेंटर क्यों लिया गया, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, और आयरन क्योंकि यहाँ पर है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता जिन भी सिस्टम में आयरन होता है वहाँ पर हम एक मॉसबार स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉसबार स्पेक्ट्रम, मॉसबार स्पेक्ट्रम ऑफ डिऑक्सी एंड ऑक्सीहीमेरिथ्रिन, ठीक है। देखो तो पहले हम लोग डीऑक्सी फॉर्म के लिए देखते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग डीऑक्सी फॉर्म। डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, आपको ऐसे दिखेगा एक क्वाड्रुपोल एक आपको दिखता है सिंगल क्वाड्रुपोल डबलेट, राइट। यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर गामा काउंट, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखता है एक क्वाड्रुपोल डबलेट, राइट। यहाँ जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है वो है नियर अबाउट 2.86, राइट। तो यहाँ पे देखो डीऑक्सी फॉर्म में क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक ही क्वाड्रुपोल डबलेट दिख रहा है, इसका मतलब समझते हो आप। देखो क्वाड्रुपोल डबलेट क्यों आता है या क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग क्यों होती है? क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग तब होती है जब क्या हो, या तो जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो क्या हो अनसिमेट्रिकल, या तो जो लिगैंड इन्वायरमेंट है वो क्या हो अनसिमेट्रिकल, राइट। दो वजह से होती है ना, या तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या हो अनसिमेट्रिकल हो, या तो लिगैंड इन्वायरमेंट क्या हो अनसिमेट्रिकल हो। जब भी ये क्रिएट होगा उस जगह पे क्या आएगा, वहाँ पे आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, राइट। तो इसका मतलब सिंपल है, अब ये तो आना ही चाहिए ना। क्यों आना चाहिए? अरे क्योंकि आयरन 2+ है, ऐसा छोड़ो, आयरन 2+ है,
हाई स्पिन अगर होगा, ध्यान से देखो इधर, आयरन 2 प्लस हाई स्पिन है, D6 हाई स्पिन है, अगर इसको आप ब्रेक करोगे ऐसे तो देख लो इधर अनसिमेट्रिकल तो है, यहाँ तो सिमेट्रिकल है लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है ना। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन होता तो सिमेट्रिकल होता, 6 इलेक्ट्रॉन होता तो सिमेट्रिकल होता, तो अनसिमेट्रिकल है। इसी अनसिमेट्री की वजह से क्या है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग हुई है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग दिखती है वो कितनी 2.86 और आइसोमर शिफ्ट नियर अबाउट यहाँ पे आती है 1.15, ये आइसोमर शिफ्ट हो गई। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे आते हैं, हमने देखा था कि जो हमारा आयरन है, यहाँ देखो आयरन 2 प्लस आयरन 2 प्लस, राइट। क्या दोनों आयरन का इन्वायरमेंट सेम है? नहीं भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो अगर दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, सेम नहीं है, राइट, ध्यान सुनो मेरी बात, दोनों के इन्वायरमेंट अगर सेम नहीं है तो एक का अलग स्प्लिटिंग होना चाहिए, एक का अलग स्प्लिटिंग होना चाहिए, मतलब हमारे पास कितने आने चाहिए, 2 क्वाड्रुपोल डबलेट, राइट। भाई इसका अलग आना चाहिए क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, इसका अलग आना चाहिए क्योंकि 6 लोग हैं, तो ये दोनों सेम न्यूक्लियाई थोड़ी हैं, ये अलग न्यूक्लियाई, ये अलग न्यूक्लियाई है, स्प्लिटिंग तो दोनों में होगी क्योंकि ये भी D6 है, ये भी D6 है, राइट। वैसे भी अगर ये D6 नहीं होता तब भी स्प्लिटिंग होती, क्योंकि यहाँ हिस्टिडीन लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा है, ऑक्सीजन, मतलब लिगैंड फील्ड जो है वो भी अनसिमेट्रिकल है। तो अगर आयरन 2 प्लस में नहीं होता तब भी लिगैंड फील्ड भी अनसिमेट्रिकल है, तब भी क्या होता है, तब भी क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती, राइट। अब ध्यान से सुनो, लेकिन एक चीज़ देखो, आपको जो आपको मॉसबार स्पेक्ट्रम में है वो आपको 2 डबलेट नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही डबलेट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो इधर, एक हिस्टिडीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हिस्टिडीन एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन का डिफरेंस है। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है दोनों के तरफ वो नियरली क्या है, सिमिलर है। जो दोनों सिस्टम के चारों तरफ इन्वायरमेंट क्या है, वो सिमिलर है, एक ही लिगैंड का डिफरेंट है। दूसरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी टू, मतलब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, लिगैंड का नेचर सेम, सिर्फ एक लिगैंड का फ़र्क है। तो वो लिगैंड इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब उसकी वजह से इतना चेंज नहीं आता कि दो आपको अलग अलग डबलेट दिखाई दे। इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, सिंगल क्वाड्रुपोल डबलेट। वो ये सजेस्ट करता है कि जो दोनों के दोनों आयरन सेंटर हैं उनके अराउंड इन्वायरमेंट क्या है, सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर है। सिमिलर कैसे हुआ, आयरन प्लस टू, सेम लिगेंड वो सेम लिगेंड वो, बस एक लिगेंड का डिफरेंस है एक में, वो क्या है, हिस्टिडीन का। बाकी ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी मतलब लिगेंड तो सेम ही है एक को छोड़ के, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, सारे लिगेंड सेम, एक ही तो डिफरेंस है। तो दोनों के एनवायरमेंट लगभग क्या है, सिमिलर। इसलिए आपको क्या दिखाई देता है, एक ही क्वाड्रुपोल डबलेट दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही क्वाड्रुपोल डबलेट हमारे पास है, किसमें, डीऑक्सी फॉर्म में, राइट। और क्या सजेस्ट करता है ये, दिस सजेस्ट, एक चीज़ और देखो, ये जो हाई वैल्यू यहाँ पर है ना स्प्लिटिंग की, हाई वैल्यू जो आइसोमर शिफ्ट की है, किसके लिए है ये, हाई वैल्यू ऑफ क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एंड आइसोमर शिफ्ट सजेस्ट आयरन टू हाई स्पिन। अगर आपको पता तो आप जानते हो कि जितना ज़्यादा डी में इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान सुनो, जितना ज़्यादा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा आइसोमर शिफ्ट उतनी क्या होगी, ज़्यादा, राइट। जितना ज़्यादा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा आयरन के लिए आइसोमर शिफ्ट उतनी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक। सेम उसी तरह जितना ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन होगा क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है, यहाँ हाई वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आयरन 2 है, और हाई स्पिन होने से क्या होता है, हाई स्पिन। और देखो अगर आप लो स्पिन हाई स्पिन में कंपैरिजन करो तो जो हाई स्पिन सिस्टम होता है उसमें हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, और हर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एस को उतना ज़्यादा ही शील्ड करेगा। भाई सिंपल सी बात है, चलो जी मैं समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो, होपफुली आपको पता होगा मॉसबार के बारे में, जैसे आयरन 2 प्लस लो स्पिन है, लो स्पिन में क्या हो गया, T2G6 Eg0, हाई स्पिन में क्या हो गया, T2G4 Eg2। अब सील्डिंग कौन करेगा, ये सील्डिंग ज़्यादा करेगा ना, क्यों, अरे क्योंकि इसमें हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है,
बिटवीन द एक्सिस तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर क्या है, बिटवीन द एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हर डायरेक्शन से शील्ड करेगा। और एस की जितनी शील्डिंग होती है आइसोमर शिफ्ट उतनी क्या होती है, ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैला होगा शील्डिंग उतनी ज़्यादा करेगा। जितनी शील्डिंग करेगा इसका मतलब वहाँ पर जो आइसोमर शिफ्ट है उतनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, राइट। तो इसीलिए इसके केस में क्या आता है, मोर आइसोमर शिफ्ट। इसमें क्या आता है, लेस आइसोमर शिफ्ट। कॉमनली यही देखने को मिलता है। तो यहाँ जो हाई वैल्यू आपको दिख रही है ना, देखो ध्यान से, यहाँ जो हाई वैल्यू आपको दिख रही है चाहे वो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की हो या आइसोमर शिफ्ट की हो, ये सजेस्ट कर रहा है कि ये आयरन 2+ हाई स्पिन में है, लो स्पिन में नहीं है। लो स्पिन अगर होता तो वैल्यू से क्या आती, कम आती, ठीक है। ये किसका बात। और एक चीज़ यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही हमारी स्प्लिटिंग आ रही है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग हमारी एक ही आ रही है, इसका मतलब जो इन्वायरमेंट है दोनों आयरन के अराउंड वो क्या है, सिमिलर है। मैंने कंपैरिजन किया, एक हिस्टिडीन को छोड़ दो बाकी सब कुछ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, राइट। इसका मतलब सिमिलर इन्वायरमेंट है तो आपको सिंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंगल क्वाड्रुपोल splitting suggests that environment around both the iron is similar, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिऑक्सी फॉर्म है उसमें आयरन के अराउंड जो है इन्वायरमेंट क्या है, सिमिलर। मॉस बाय स्पेक्ट्रम क्या शो करता है, सिंगल क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। जो हाई वैल्यूज आ रही हैं क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग की, जो हाई वैल्यूज आ रही हैं आइसोमर शिफ्ट की, वो ये सजेस्ट करती हैं कि हमारा आयरन किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साथ में किस में है, हाई स्पिन में है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं इसी में। देखो ठीक, अब यहाँ लिखते हैं हम ऑक्सी फॉर्म में। ऑक्सी फॉर्म में जो होता है वो ट्रू क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग दिखती है, दो दिखेगी यहाँ पे, यहाँ गामा काउंट ऐसे, ऐसे, ठीक है। क्या दिखता है यहाँ पर, 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग। इसका मतलब सिंपल है कि दोनों आयरन के अराउंड इन्वायरमेंट सेम नहीं है। और सही बात है, एक से डाइऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक से नहीं जुड़ा हुआ है। पहले तो सिर्फ एक ही चेंज था ना, सिर्फ एक चेंज था किसका, नाइट्रोजन का। अभी तो कितने हैं, नाइट्रोजन का भी डिफरेंस हो गया, ऑक्सीजन का भी डिफरेंस हो गया, तो अब वो क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये क्या है, सजेस्टिंग, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, इधर थोड़ा ऊपर नहीं तो बोर्ड में आएगा नहीं, ऑक्सीफॉर्म 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग, right, suggesting different environment around iron nuclei, different environment around iron nuclei, ठीक है। देखो अगर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग देखते हो आप तो वो लगभग, एक तो आपका ये वाला आएगा, 2 क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है, एक तो यहाँ से यहाँ ले सकते हो और दूसरा यहाँ वाले से यहाँ ले सकते हो। ये लगभग 0.97 होता है और ये लगभग होता है 1.87 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 0.97 और 1.87 आइसोमर शिफ्ट। लेकिन देखोगे जब आप
तो वो 0.46 और 0.47। एक चीज़ ध्यान रखना, आइसोमरशिप डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे, राइट, इन्वायरमेंट पे नहीं, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है वो? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पे। तो ज़रा देखो ध्यान से, सिमिलर आ रहा है ना दोनों का। सिमिलर आने का मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बोथ द आयरन आर इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? आयरन 3, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले में वैल्यू 1.15 थी, राइट, वहाँ डी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या था? ज़्यादा। यहाँ पर वैल्यू कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? कम है। तो ध्यान रखो, जितना ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उतना शील्ड करता है स्क्लो, जितना शील्ड करेगा उतनी ज़्यादा क्या आती है? आइसोमर शिफ्ट। आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नंबर कम कर दिया तो शील्डिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शील्डिंग कम हो जाएगी तो आइसोमर शिफ्ट आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आइसोमर शिफ्ट क्या है? कम है, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसको सील करेगा, इस कम सील करेगा, कम सील करेगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको आइसोमर शिफ्ट कम मिल जाएगी। तो देखो यहाँ से दो चीज़ें निकालते हैं हम लोग। पहला, दो डिफरेंट क्वाड्रुपोल डबलेट आने का रीज़न ये है कि दोनों की तरफ इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन आइसोमर शिफ्ट जो वैल्यूज़ हैं वो सिमिलर आ रही है। इसका मतलब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम। वो क्या है? +3। +3 क्यों है? क्योंकि +2 में जो है ज़्यादा वैल्यू अगर आ रही है तो यहाँ कम आने का मतलब सिंपल ही हुआ कि डी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है? कम हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मॉसबार स्पेक्ट्रम से बता सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला है डीऑक्सी फॉर्म, उसमें आयरन +2 में है, दूसरे वाले में आयरन हमारा +3 में है। पहले वाले में सिमिलर इन्वायरमेंट है, दूसरे वाले में डिफरेंट है। डिफरेंट इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा डाइऑक्सीजन है किससे जुड़ता है? उस वाले आयरन से जुड़ता है जो कि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है। तो ये मॉसबार स्पेक्ट्रम से भी पता चलता है। दो क्वाड्रुपोल डबलेट, एक डबलेट ये है, एक डबलेट ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने हीमोसाइन के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने हीम एर्थन के बारे में पढ़ लिया, राइट। कलर क्यों आता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फॉर्म में डाई ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें कौन कितने। ध्यान रखो एक चीज़ और, जैसे हीमोग्लोबिन में क्या था? एक आयरन एक डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। हीमोसाइन हीम एर्थन में क्या है? दो मेटल सेंटर एक डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डाइऑक्सीजन कैरियर वाला पोर्शन खत्म है, ठीक। हम लोग अब आने वाली क्लास में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे डाइऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, जैसे एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम हमारे कम, जैसे सुपर ऑक्साइड के लिए हम लोग बात करेंगे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या होता है, साइटोक्रोम P450 क्या होता है, राइट, इस तरह की चीज़ें। तो हम लोग आज इसको यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।